Hello everyone, a very good morning to all of you. Welcome to BPSC Concept Wala. Today is 16th of September and we will see the important news article from the newspaper The Indian Express. तो सबसे पहले हम आज द इंडियन एक्सप्रेस के हेडलाइन देख लेते हैं। हेडलाइन कुछ इस तरीके से है कि दिल्ली के जो सीएम थे वो जेल में थे, आप लोग सबको पता है। ये 2 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इनको क्या किया गया, रिहाई दिया गया। और रिहा होने के बाद उन्होंने अपनी पार्टिंग मीटिंग किया और वो बोल रहे हैं कि 2 दिन बाद आफ्टर 2 days ही विल रिजाइन एज सीएम आफ्टर 2 days एंड गोइंग फॉर अग्नि परीक्षा। अग्नि परीक्षा फॉर व्हाट? कि इनका कहना है कि सेंट्रल एजेंसीज के द्वारा या सेंटर के द्वारा इन्हें करप्ट कहा गया है। तो ये बोल रहे कि हम पब्लिक के बीच में जाएंगे और हम फिर से चुनाव लड़ेंगे। अगर पब्लिक हमें वोट देती है तभी हम मानेंगे कि हम करप्ट नहीं हैं और तभी हम सीएम के जो चेयर है, जो कुर्सी है, उस पर बैठेंगे। सो उसी को ये क्या कह रहे हैं, अग्नि परीक्षा कह रहे हैं, जिसमें बीजेपी जो अपोजिशन पार्टी है वो इनके जो ये मूव है उसको ड्रामा कहा है और कहा कि 2 दिन बाद क्यों, अभी ही रिजाइन कर दीजिए ना। ठीक है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं हो जाता, बस इन्फॉर्मेशन के लिए है। एग्जाम में कुछ नहीं पूछेगा कि हाँ क्या डिसाइड किया केजरीवाल जी ने। आपको पता है कि मोदी गवर्नमेंट 3.0 शुरू हो गया है, जिसका 100 दिन पूरा हो गया है, उसी के बारे में दिया गया। आपको क्या बताना है कि ऑन विच डेट मोदी तीसरा टर्म में एज ए पीएम ओथ लिए थे, है ना। कौन सा डेट था वो, हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। बीपीएससी में इस तरीके का सवाल आने का टेंडेंसी होता है। ऑन विच डेट प्राइम मिनिस्टर मोदी, है ना, हैज़ टेकन ओथ, है ना, एज ए थर्ड टर्म एज ए पीएम। ठीक है, तो आपको बताना है डेट कौन सा जिसमें वो शपथ लिए थे। ठीक है, बाकी हमारे लिए यहाँ से ये इंपॉर्टेंट न्यूज आता है जिसको बोलते हैं डब्बा कॉलिंग। व्हाट इज डब्बा कॉलिंग? डब्बा कॉलिंग क्या है? एक्सटॉर्शन का एक नया टेक्निक है जिसमें क्या है, पुलिस को जो है ऑफ ट्रैक को, पुलिस जो है लोकेशन ट्रेस करने में ना उसको दिक्कत हो रहा है। क्या हो रहा है अब आपको बताते हैं आसान भाषा में। आपको पता है एक होता है क्या, वसूली भाई। वसूली भाई किसको कहते हैं? वसूली भाई वो होता है जो अपने लॉन में बैठा रहता है और उसको अपने जीवन का पूरा अय्याशी के लिए पैसा किसी दूसरे आदमी से लेना होता है जो मेहनत करके कमाता है। तो यहाँ पे मान लीजिए आप एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, है ना, आप एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन हैं, आप बिलियनियर आदमी हैं। तो वसूली भाई क्या करेंगे, आपको डायरेक्ट कॉल करेंगे और बोलेंगे वसूली भाई बोल रहा है इतना पैसा मेरे खोपचे में आके दे दो। लेकिन पहले क्या होता था कि जब वसूली भाई फ़ोन करते थे तो ये जो बिजनेसमैन है वो कहाँ चला जाता था, पुलिस के पास में। और पुलिस क्या करती थी, वसूली भाई को लोकेशन में जाके कॉलर पकड़ के जेल में डाल देती थी। वसूली भाई भी सोचे कि बार बार जेल क्यों जाना। वसूली भाई लोग ने एक नया टेक्निक शुरू किया है। वो टेक्निक क्या है, वसूली भाई क्या करते हैं, एक तीसरा लोकेशन। वसूली भाई अब आजकल कहाँ रहते हैं, अमीर हो गए हैं। वसूली भाई फॉरेन कंट्री चले जाते हैं, कनाडा, है ना, न्यूजीलैंड, ये सब, ऑस्ट्रेलिया, यहाँ जाके वो लोग बैठे होते हैं। और वसूली भाई करते हैं, इंडिया का एक लोकेशन उनका चट्टा पट्टा होता है उसको कॉल करते हैं और बोलते हैं कि मेरे फ़ोन को लाउड स्पीकर पर डालो और एक दूसरे फ़ोन से तुम इसको फ़ोन करो बिजनेसमैन को। तो क्या हो रहा है कि लोकेशन जब ट्रेस हो जाएगा पुलिस के द्वारा तो ये लोकेशन होगा और वहाँ जाएंगे तो वसूली भाई मिलेंगे ही नहीं। वसूली भाई का चेला मिलेगा, चेला को पकड़ने से क्या फ़ायदा। और चेला को भी लोग डरा धमका धमका के फ़ोन करवाते हैं। तो ये जो दो फ़ोन को ये वसूली भाई का फ़ोन हो गया और ये जो उनका चेला है उसका फ़ोन हो गया, उससे जो फ़ोन आता है तो ये दोनों फ़ोन में लोकेशन किसका आएगा, बस इसका। और ये लोग इस असली जो लोकेशन है वहाँ तक तो जाएगा ही नहीं। ठीक है, तो इसलिए ये जो कॉलिंग का जो सिस्टम है उसी को क्या बोलते हैं, डब्बा कॉलिंग। ये बात किस लिए आपको पता है, ये जो बरार है, ठीक है, जो पंजाबी सिंगर को मार और दिया था, वो सब यही डब्बा कॉलिंग करता है। इसीलिए ये आपको बस पता होना चाहिए कि व्हाट इज डब्बा कॉलिंग। आपको डब्बा कॉलिंग समझ में आ गया होगा कि नया टेक्निक है एक्सटॉर्शन का, ठीक है, जिसको डब्बा कॉलिंग पुलिस के द्वारा नाम दिया गया है क्योंकि ये सेकंड फोन के थ्रू जो कॉल किया जाता है जिसको डब्बा बोलता है पुलिस। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने अगले आर्टिकल पे। तो अगला आर्टिकल क्या है, ये देखिए, जो बिलीनियर लोगों का है उसका चोचला है। हम लोग जो मिडिल क्लास फैमिली हैं वो क्या करते हैं अपने छुट्टियों में, कहाँ जाते हैं मनाने, कि चलते हैं हम लोग शिमला चले जाएंगे, पहाड़ में चले जाएंगे, है ना, समंदर दिखाएंगे। लेकिन जो बिलीनियर हैं वो क्या करते हैं, प्राइवेट स्पेस वॉक करते हैं। ठीक है, तो स्पेस एक्स का करियर जो था वो बिलीनियर को स्पेस वॉक करवाने के लिए ले गया था। ये 5 दिन का ट्रिप था, 5 डे ट्रिप, जिसमें कौन कौन थे, जारेड आइजैकमैन थे और उनका क्रू, जो कहाँ सक्सेसफुली स्पेस वॉक करके गल्फ ऑफ मैक्सिको में कहाँ किए, वो टच किए, लैंड किए। उनका जो जो कैप्सूल था वहाँ नीचे गल्फ ऑफ मैक्सिको में आके गिरा। एंड द 5 डे ट्रिप लिफ्टेड द टीम हायर देन एनीवन ट्रेवल सिंस नासा मून वॉकर्स। नासा का जो मून वॉकर थे उसके अलावा अभी तक इतना ऊंचाई में स्पेस में कोई नहीं गया था। ठीक है, दे पुल्ड ऑफ द फर्स्ट प्राइवेट स्पेस वॉक वाइल 740 किलोमीटर अबव द अर्थ। ये कितना गए थे, 740 किलोमीटर। ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि मून वॉकर के अलावा अभी तक कौन गया था, तो वो जारेड आइजैकमैन, इनका नाम याद रखिएगा। ये टेक्निकल, ये टेक बिलीनियर हैं जो 740 किलोमीटर अर्थ से ऊपर गए और घूम फिर के आए हैं।
ठीक है। इंटरनेशनल स्पेस देखें, हबल स्पेस टेलीस्कोपी से भी ये ऊपर, हायर देन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन और हबल स्पेस टेलीस्कोप जो है उससे भी ऊपर ये लोग स्पेस वॉक करके आए हैं। ठीक है। अब चलते हैं अगले आर्टिकल में। अगला आर्टिकल में क्या है कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है वो कहाँ गए हैं? कल झारखंड गए थे। झारखंड में रांची और जमशेदपुर का ट्रिप किए हैं, जहां वो 6 वंदे भारत ट्रेन दिए हैं। हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है? हमारे लिए जो कुछ कुछ वंदे भारत का जो रूट है इंपॉर्टेंट हो जाता है कि एक ट्रेन जो है पटना से टाटानगर के लिए भी दिया गया है वंदे भारत। ठीक है, 6 वंदे भारत में। तो पहला ये हो गया। दूसरा कहाँ से कहाँ है? गया से हावड़ा के लिए चलेगी। ठीक है, गया से हावड़ा। उसका बाद वाराणसी से देवघर। ठीक है, भागलपुर से हावड़ा के लिए भी एक चलेगी, और राउरकेला से हावड़ा चलेगी, और ब्रह्मपुर से टाटानगर चलेगी। ठीक है। तो आपको पता है देवघर से वाराणसी जब किए तो मोदी साहब ने बोला कि लोगों को जो, आपको पता है कि देवघर में भी एक ज्योतिर्लिंग है और वाराणसी में भी ज्योतिर्लिंग है। आपको पता होना चाहिए कि हमारे देश में कुल टोटल कितने ज्योतिर्लिंग हैं? 12 ज्योतिर्लिंग हैं, जिसमें कौन कौन सा आता है? अगर हम ऊपर से बात करें कि उत्तरांचल, जिसको उत्तराखंड बोलते हैं, वहाँ क्या है? केदारनाथ। ठीक है, उसका नीचे आएंगे तो वाराणसी में ये एक है वाराणसी में जिसको क्या बोलते हैं? काशी विश्वनाथ। उसका बाद बैद्यनाथ, यहाँ जो देवघर में वो बैद्यनाथ है। ठीक है, उसका बाद हम नीचे चलेंगे तो एमपी में जो क्या है? महाकालेश्वर और ओमकारेश्वर। उसका बाद गुजरात में चलेंगे, वहाँ 2, नागेश्वर और सोमनाथ। उसका बाद हम महाराष्ट्र में जाएंगे तो महाराष्ट्र में कितने हैं? 3। ठीक है, त्र्यंबकेश्वर, गिरीशनेश्वर और भीमशंकर। ठीक है, उसके बाद हम नीचे और जाएंगे आंध्रा में मल्लिकार्जुन, और उसके नीचे तमिलनाडु में रामेश्वरम। ठीक है, तो ये आपका 12 ज्योतिर्लिंग है जो आपको याद रखना है। कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है, क्योंकि आर्ट और कल्चर का ये पार्ट हो जाता है। ठीक है, तो 6 जो रूट है आपको ये ध्यान रखना है कि वाराणसी से देवघर, गया से हावड़ा, पटना से टाटानगर, भागलपुर से हावड़ा, राउरकेला से हावड़ा और टाटानगर से ब्रह्मपुर। ठीक है। अब आपको हम थोड़ा सा बता देते हैं कि वंदे भारत जो है वो सबसे पहले कब शुरू की गई। पहली ट्रेन जो थी वंदे भारत, ये किसको रिप्लेस की है? शताब्दी को। ठीक है ना, शताब्दी एक्सप्रेस जो होती थी उससे भी हाई स्पीड ट्रेन लाने की बात की गई है ना, लो रेंज में, है ना, कम दूरी में उसको लाया गया वंदे भारत। ठीक है, ये सबसे पहले जो है न्यू दिल्ली से वाराणसी के लिए चलाया गया, और ये पहली बार कब चलाया गया? डेट बीपीएससी में इस तरीके का सवाल पूछता है। 12 फरवरी 2019 को पहली ट्रेन वंदे भारत चली थी न्यू दिल्ली से वाराणसी के लिए। ठीक है, आपको ये बताना है कि जो वंदे भारत ट्रेन है वो कहाँ बनती है, इंडिया के कहाँ बनती है? ये कहीं बाहर से इंपोर्ट होती है या हम लोग खुद इसको मैन्युफैक्चरिंग करते हैं? आपको चलिए हिंट दे रहे हैं कि मेड इन इंडिया तहत इंडिया जो स्कीम लाया गया था मोदी गवर्नमेंट के द्वारा 14 में, उसी के तहत ये ट्रेन बनाई जाती है, और ये इंडिया में ही बनाई जाती है। आपको बताना है कि कौन सा जगह है और उस फैक्ट्री का नाम क्या है। ठीक है, उसके बाद एक न्यूज और क्या है कि 6 वंदे भारत को फिर से ये किया जाएगा, फ्लैग ऑफ किया जाएगा, जिसमें कौन कौन से होगा? कोल्हापुर से पुणे, नागपुर से सिकंदराबाद, पुणे से एसएस हुबली, आगरा कैंट से वाराणसी, रायपुर दुर्ग से विशाखापट्टनम और वाराणसी से न्यू दिल्ली। वाराणसी से न्यू दिल्ली आपको पहले भी ट्रेन, एक पहली जो वंदे भारत चलाई गई थी वो भी है, लेकिन वाई दिस इज इंपॉर्टेंट? क्यों? क्योंकि इसमें 20 कोच का पहली वंदे भारत ट्रेन चलेगी जो 20 कोचेज होगी। जनरली देखा जाता है 8 से 16 कोचेज होती है किसमें? वंदे भारत में। आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बता दें कि पटना से दिल्ली के लिए भी स्लीपर, है ना, आपको पता है अभी तक सीटिंग वाला था, तो उसमें सो के जाने वाला भी, जिसका ट्रायल सक्सेसफुल किया गया है, जल्द ही लॉन्च किया जाएगा। तो वाराणसी से न्यू दिल्ली के लिए जो चलाई गई है दूसरी वंदे भारत, वो 20 कोच की होगी। ठीक है, उसके बाद इंडिया का पहला वंदे भारत मेट्रो ट्रेन चलाया गया है ना। अभी तक वंदे भारत ट्रेन थी, ये क्या है? वंदे भारत मेट्रो ट्रेन, जो क्या है भुज और अहमदाबाद के बीच में चलेगी। 1580 करोड़ का रेलवे प्रोजेक्ट है, वो भी, उसका भी फाउंडेशन स्टोन मोदी जी रखेंगे। उसके बाद ये इन्होंने 660 करोड़ का झारखंड में प्रोजेक्ट और भी दिया। ठीक है, इससे ज़्यादा हमारे एग्जाम के लिए और कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। बाकी वो बोले वहाँ की बांग्ला और रोहिंग्या का इन्फिल्ट्रेशन है जो मेजर थ्रेट है झारखंड के लिए, ये सब तो पॉलिटिकली जो चलता ही रहेगा। ठीक है, अब आते हैं हमारे बुक पे। बीपीएससी कॉन्सेप्ट वाला के द्वारा कुछ बुक बनाया गया है जो कि अपने आप में बहुत खास है। जो लोग जानते हैं वो जानते हैं, जो लोग नहीं जानते, जो नए हैं, उनको बता दें कि अपने फील्ड में पीवाईक्यू में आपको पता है किसी भी एग्जाम को निकालने के लिए पीवाईक्यू बहुत जरूरी हो जाता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। उसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में हम लोग बेस्ट बुक लेके आए हैं, जिसमें बहुत अच्छा से एक्सप्लेनेशन दिया गया है। अगर आप पूरा बुक कर लेते हैं तो आपको पूरा एक सब्जेक्ट जो है रिवीजन भी हो जाएगा, और आपको एक आइडिया भी मिल जाएगा किस तरीके से ये चैप्टर वाइज आपको बाइफरकेट करके मिलेगा। ये करंट अफेयर का है, इसका वॉल्यूम 2 भी आने वाला है। ये दोनों को इकट्ठे पढ़ते हैं तो आपको 90 से 95% करंट अफेयर बाहर नहीं जाएगी। उसके बाद हमारा एक प्रैक्टिस बुक भी है, जिसको अगर आप पढ़ लेते हैं, आप अपना सिलेबस पूरा कर लेते हैं, पीवाईक्यू कर लेते हैं, तो आपको इच्छा करेगा क्या
प्रैक्टिस करने की, एग्जाम के पहले प्रैक्टिस करना, तो प्रैक्टिस बुक भी है, वो भी हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में है। ये TMH के द्वारा आती है, ठीक है। तो आप इसको ले सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपको खरीदने के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हैं या अपने नियरेस्ट बुक स्टोर पे जाके खरीद सकते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं, अगला जो आर्टिकल है उसमें क्या बोला जा रहा है कि लो एंड हाई स्किल जॉब जो है, ठीक है, लो एंड हाई स्किल जॉब गैप राइजिंग एज मैन्युफैक्चरिंग स्टेग्नेशन कंटिन्यू। स्टेग्नेशन क्या होता है? अस्थिरता आ जाना, किसी चीज में स्टैग्नेंट हो जाना, स्थिर हो जाना, है ना, ऊपर नीचे नहीं हो रहा है, होके वो स्थिर हो गया, उसी को हम क्या बोलते हैं? स्टैग्नेंट होना। तो क्या बोला जाए, जो गैप है वो किस में हो रहा है? राइजिंग हो रहा है, किस में? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। ये दो आपको मैप, ये ग्राफ दिखाया होगा, जिसमें एक ग्राफ क्या दिखा रहा है कि जॉब जो है, जो क्रिएट किया गया किससे? एक्सपोर्ट रिलेटेड एक्टिविटीज इन इंडिया। कब से 2000 से 2020 के बीच में दिखाया गया है परसेंटेज ऑफ डोमेस्टिक एम्प्लॉयमेंट में, कि 2000 से 2020 तक देखेंगे तो बीच में बढ़ा 2015 से पहले 10 से 15 के बीच में, उसके बाद फिर से घट के देखिए कम गया। ये जो रेड वाला दिखाया गया है वो डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट है, और ये जो आप ब्लू वाला कह सकते हैं वो है इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट। तो जो जॉब क्रिएट किया गया था एक्सपोर्ट से, कि जो शुरू में बहुत ज़्यादा बढ़ा डायरेक्ट में, है ना, इनडायरेक्ट में, उसके बाद वो दोनों देखिए पीक यहाँ पे आएगा और वो घट गया। उसके बाद ये क्या है कि हाई एंड लो स्किल इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो वो भी क्या देखेंगे कि स्टैग्नेंट होते दिख रहा है, और जो हाई स्किल वाला है वो बढ़ते जा रहा है और लो स्किल वाला है वो घटते जा रहा है। तो अब क्या पता हमारे जैसे देश में, जो कि क्या है, कृषि प्रधान देश है, जिसमें लो स्किल वाले भी बहुत बड़े लोग हैं, बहुत ज़्यादा लोग हैं, हम क्या है, एक वास्ट पॉपुलेशन को शेयर करते हैं, उसमें लो स्किल का जॉब अगर कमेगा तो क्या है, हमारे लिए अलार्मिंग सिचुएशन हो जाएगा। उसी के बारे में बात की गई है कि ओवर द पास्ट 2 डेकेड्स इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ हैज इंक्रीजिंगली बीन ड्रिवन बाय सर्विस सेक्टर, है ना, कि क्या सर्विस सेक्टर जो है उसका जो ग्रोथ रहा है किसी को सर्विस देने में, ना कि मैन्युफैक्चरिंग में, ना ही प्रोडक्शन में, किसमें? सर्विस सेक्टर में। पर्टिकुलरली अगर बात करें तो IT, बैंकिंग और फिनेंस सेक्टर में वो बहुत ज़्यादा बढ़ा है। लेकिन जो इसका एक्सपेंशन है वो सर्विस सेक्टर का, वो क्या टर्न ऑफ द सेंचुरी हैज कंसीडर्ड विद नोटिसेबल डिक्लाइन इन ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज, जैसे अपैरल या फुटवेयर, ये सब में क्या है, घटा है। जो हमारा जो स्मॉल स्किल काम है, जैसे आपको चप्पल बनाना है, जूते बनाना है, अपैरल कुछ कपड़ा लत्ता बनाना है, उसके बारे में बोला गया है कि जो लो स्किल वर्कर है वो क्या, उसका लाइवलीहुड जो है उसका घटा है, और उसमें दिखा क्या गया है? स्टैग्नेशन की स्थिरता आ गई है, ठीक है। डेटा दिया गया है कि 14% एंड बेल शॉर्ट ऑफ टारगेटेड 25% जो है एक्सरबेटेड द डिवाइड बिटवीन हाई स्किल एंड लो स्किल जॉब। अगर हम बात करें, एक टर्म दिया गया है ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर, किसको बोलते हैं कि जो भी हाई स्किल जॉब होता है, जैसे लार्ज पूल ऑफ क्वालिफाइड IT या फिर बैंकिंग या फिर फाइनेंस वाले जो एक साथ इकट्ठा जो डेटा एनालिसिस सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करते हैं, तो उसका जो हब होता है ना, जैसे आप अगर गुड़गांव जाएंगे तो वहाँ साइबर सिटी है, तो उसी को हम क्या कह सकते हैं? ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर, ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर, GCC। तो वहाँ पे क्या क्या होता है कि IT प्रोफेशनल्स हो गए, है ना, मल्टीनेशनल कंपनीज होगी जो क्या करेगी, डेटा एनालिसिस करेगी, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करेगी, उसी को जो हब है उसी को हम बोलते हैं ग्लोबल कैपिटल सेंटर, ये ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर, ठीक है, जो कि इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग को क्या कर रहा है? वीक कर रहा है, और फॉल बिहाइंड हम लोग बांग्लादेश और वियतनाम जैसे, अगर हम बात करें टेक्सटाइल में तो बांग्लादेश से भी पीछे हो गए हैं, अगर हम बात करें मशीनरी में तो थाईलैंड से भी पीछे हो गए हैं, अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉनिक सामान की मैन्युफैक्चरिंग में तो हम वियतनाम जैसी कंट्री से भी पीछे होते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारा जो फोकस है वो सबसे ज़्यादा किस चीज़ पे हो रहा है? GCC पे हो रहा है, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर बनाने में। मतलब कि हम ज़्यादा प्रमोट किसको कर रहे हैं? सर्विसेज सेक्टर को प्रमोट कर रहे हैं। हमको क्या करना चाहिए? लो स्किल पे भी प्रमोट करना चाहिए, हमको मैन्युफैक्चरिंग पे भी प्रमोट करना चाहिए, जैसे फुटवेयर, अपैरल, एटसेट्रा पे, ठीक है। अगर हम बात करें कि इकोनॉमिस्ट जो है वो हमेशा हाईलाइट ये करते रहते हैं कि हमारा जो कंट्री है, जो 1.4 बिलियन पॉपुलेशन को जो करता है, वो सिर्फ और सिर्फ सर्विस सेक्टर पर रिलाई नहीं कर सकता। एवरी वन इज नॉट सेम, है ना, सब कोई बराबर नहीं है, सबके पास उस तरीके का नॉलेज नहीं है, उस तरीके की डिग्री नहीं है कि सर्विस सेक्टर में वो क्या कर सके, कंट्रीब्यूट कर सके। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमको इकोनॉमी में सर्विस सेक्टर के अलावा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जॉब क्रिएशन के लिए हमको ये सब जो लो स्किल वाला है उसको क्या करना पड़ेगा? बढ़ावा देना पड़ेगा। However, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी रिपोर्टेड दैट कि नेशनल एम्प्लॉयमेंट रेट जो है 7% से 9% सर्ज कर गया है, बढ़ गया। पहले 7% था, अभी अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है 9% बढ़ गया है। अब इसका रीजन बताया गया है कि डिक्लाइन इन लेबर इंटेंसिव जॉब, जो लेबर इंटेंसिव जॉब है उसमें कमी आने के कारण, डिक्लाइन आने के कारण बताया गया है। तो बोला गया कि वर्ल्ड बैंक जो है उसका रिपोर्ट के हिसाब से बोला गया है कि इसी मंथ देखा गया है कि एक्सपोर्ट रिलेटेड जॉब जो है इंडिया में क्या है, कम गया है। अगर देखें हम 5 डिकेड में, 5-10 साल में कंपेयर करके देखें तो एक्सपोर्ट रिलेटेड जो जॉब था वो क्या है गया, कम हो गया है। डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट लिंक्स टू
पिक 9.5% ऑफ द टुवर्ड्स डोमेस्टिक एम्प्लॉयमेंट 2012 में, जो अभी क्या है घट के 6.5% हो गया 2020 में। द वर्ल्ड बैंक एट्रीब्यूटेड दिस डिक्लाइन टू द डोमिनेंस ऑफ द सर्विस सेक्टर। और वो क्यों हुआ है, बोला गया कि जो सर्विस सेक्टर है उसका डोमिनेंस के कारण। ठीक है, हाई स्किल मैन्युफैक्चरिंग in India's export basket. Since these sectors are less suited for absorbing large portion of the Indian workforce, job creation due to trade has diminished. जो ट्रेड है वो क्या हो गया, डिमिनिश हो गया इसके कारण। उसके बाद बोला गया है, उसके बाद ये कंपेयर किया गया है चाइना से, जर्मनी से, बांग्लादेश से, वियतनाम से। दिस इज पार्टिकुलरली कंसर्निंग इन इंडिया। कि क्यों कंसर्निंग इंडिया में है कि अनेबल टू कैपिटलाइज द अपॉर्चुनिटी प्रेजेंटेड इन चाइना, एग्जिट फ्रॉम लो स्किल मैन्युफैक्चरिंग बिटवीन। आप जब को पता है कि चाइना जो है वो लो स्किल जो मैन्युफैक्चरिंग है उससे एग्जिट किया, उस समय क्या करना चाहिए हमारे कंट्री को, वो राइट टाइम था कि हम उसमें पुश करें। ठीक है, लेकिन वो हमसे हुआ नहीं। डिस्पाइट ए डिक्रीज इन चाइना पार्टिसिपेशन इन लो स्किल मैन्युफैक्चरिंग अपैरल, लेदर, टेक्सटाइल, फुटवेयर, कंट्रीज जैसे बांग्लादेश, वियतनाम, ये सब क्या किया, अपना इकोनॉमी को एडवांस किया। और जर्मनी, नीदरलैंड की बात करें तो प्राइमरी बेनिफिशियरी है वो किसका, चाइना का, जो श्रिंकिंग मार्केट था उसका। तो जब चाइना अपना लो स्किल मैन्युफैक्चरिंग को पार्टिसिपेशन कम कर रहा था, उसमें इंडिया को भी क्या चाहिए था कि एक चंक ऑफ पॉपुलेशन को उसमें बढ़ावा दिया जाए। उसके जगह पे क्या, बांग्लादेश और वियतनाम जैसी कंट्री ने एंट्री ले ली। ठीक है, तो ये सब है। इसके लिए बोला गया है कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर के द्वारा वो चलाया गया है क्या, पीएम मित्रा। पीएम मित्रा क्या है, पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल, है ना, जिसमें क्या होता है टेक्सटाइल के लिए बनाया गया है, वो बूस्ट करने के लिए दिया गया है, जिसमें 4,445 करोड़ जो है 2027-28 तक दिया जाएगा। लास्ट मंथ कैबिनेट कमेटी के द्वारा, है ना, इकोनॉमिक अफेयर जो भी प्राइम मिनिस्टर खुद चेयर करते हैं, उसमें क्या किया गया, 12 इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी को भी ये 12 इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी अंडर द नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम NICDP के द्वारा 12 इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी भी बनाया गया है, जिसमें इन्वेस्टमेंट कितना किया जाएगा, 28,602 करोड़ रुपए का। ठीक है, अब बात करेंगे राइज इन ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर की। तो ये जो हमारा जो हाई लेबर इंटेंसिव सेक्टर है वो क्या हुआ है, हमारा मैन्युफैक्चरिंग में स्लो डाउन हुआ है, जिसके कारण जो है इंडिया जो है एक इमर्ज करेगा की मार्केट फॉर मल्टीनेशनल कंपनीज टू एस्टैब्लिश डेटा एनालिसिस एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सेंटर, लिवरेजिंग द लार्ज पूल ऑफ क्वालिफाइड IT इंजीनियर्स इन द कंट्री। तो इसी को हम के जो है, जो ये जो कंपनीज जो है डेटा एनालिसिस सॉफ्टवेयर बनाती है, उसी को हम क्या बोल रहे हैं, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स हैज प्रोफिलेटेड इन इंडिया। तो क्या इससे काम हो जाएगा, नहीं। तो क्या किया जाएगा, इंडिया हैज बिकम द वर्ल्ड व्हाट चाइना इज फॉर टेक हार्डवेयर, है ना। इंडिया को जो है जैसे चाइना हार्डवेयर में जिस तरह से बोला जाता है, उसी तरीके इंडिया को बनना पड़ेगा पूरे दुनिया में लीडिंग कंपनी जो है फ्रॉम सेक्टर सच एज मॉडर्न ट्रेड, है ना, अपैरल, फाइनेंस, है ना, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, शिपिंग। उसको क्या करना पड़ेगा, इस्टेब्लिश करना पड़ेगा, और मेजर हेडक्वार्टर है उसको मैनेज करना पड़ेगा कि इंडिया में और तुम अपना डिजाइन के लिए क्या लगाओ, कंपनी लगाओ, इन्वेंट्री बनाओ, सप्लाई चेन मैनेजमेंट करो, ट्रांसपोर्टेशन करो, एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है, अगर हम बात करें वाइल द ट्रांजिशन फ्रॉम द अर्ली, आपको पता है एक समय था जब BPO बहुत चला करता था। BPO क्या होता है, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। तो उसमें जो ट्रांजिशन हो गया और वो ट्रांसफॉर्म होकर क्या बन गया, IT सेक्टर बन गया। BPO सब रिप्लेस होकर IT सेक्टर बन गया, सेक्टर बूम एंड एस्टेब्लिश क्या GCC। आपको पता है कि जहां डेटा एनालिसिस किया जाता है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हो जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, GCC, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर। तो इवोल्यूशनरी मिनिमम गवर्नमेंट सपोर्ट टू सेंटर टू करेंटली डिस्कस, हम न्यू IT पॉलिसी में डिस्कस करेंगे और ये करना चाहिए। बाकी बोला गया है यही सब कि जो भी बड़ी बड़ी कंपनी है, डिस्पाइट GCC होने के बाद भी जो भी इंडिया स्किल एम्प्लॉयमेंट के जो भी बड़ी कंपनी है, जैसे जो हायरिंग करती है TCS, इन्फोसिस, विप्रो, HCL, टेक महिंद्रा, और भी जो मेजर रिक्रूटर है जो यंग इंडियन को रिक्रूट करती है, वो क्या दिखाया है, सिग्निफिकेंट ड्रॉप इन देयर वर्कफोर्स इन 2024 कंपेयर टू 2023। अगर 2023 और 2024 में कंपेयर करें तो 2024 में इन्होंने कम यंग लोगों को रिक्रूट किया है। उसके बाद बोला गया है कि डिक्लाइन पार्टिसिपेशन इन ग्लोबल वैल्यू चेन, कि हमारा जो लो पार्टिसिपेशन है किसमें, ग्लोबल वैल्यू चेन में। एक ये भी रीजन है कि हम स्ट्रगल किससे कर रहे हैं, जनरेट सफिशिएंट ट्रेड रिलेटेड जॉब, है ना, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक के कारण के हिसाब से बोला गया है कि इंडिया में जो ग्लोबल वैल्यू चेन में पार्टिसिपेशन कम है, ये भी एक रीजन है। उसमें क्या बोला है कि इसमें 70% जो इंटरनेशनल ट्रेड है वो इन्वॉल्व क्या करता है, GVC, मतलब ग्लोबल वैल्यू चेन को क्या करता है, इन्वॉल्व करता है डिस्पाइट रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, हालांकि 2023 में नीति आयोग के CEO जो BR सुब्रमण्यम थे, उन्होंने भी क्या कहा था, ऑल्सो हाईलाइटेड दैट इंडियाज लिमिटेड इंटीग्रेशन इनटू GVC इज सिग्निफिकेंट इशू फॉर इंडिया टू इम्प्रूव इट्स पार्टिसिपेशन
क्या करना पड़ेगा, फंडामेंटल चेंजेस करना पड़ेगा, जैसे रिड्यूसिंग टैरिफ, सिग्निफाइंग प्रोसीजर्स और रिक्वायर्ड, नोटेबली इंडिया हैज एवरेज ट्रैफिक रोज, है ना, जो यहाँ जो एवरेज टैरिफ है वो बढ़ा के 18.1% कर दिया गया था 2022 में, और 2024 में कितना था, 2014 में 13%, जो 2014 में था उसको बढ़ा के 2022 में 18.1% कर दिया गया था। तो वही बोल रहे कि जो टैरिफ है उसको कम करना पड़ेगा, हमको चेंज करना पड़ेगा, मेकिंग लेस कम्पिटिटिव कंपेयर टू, जैसे थाईलैंड, वियतनाम, मैक्सिको, उसके कंपेयर में हमको कम टैरिफ लगाना पड़ेगा, तभी जाके पॉसिबल है कि हम ट्रैक पे लेके आए। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने अगले आर्टिकल पे। अगला आर्टिकल जो बोला गया है कि एक नया डायलेमा आ गया है जिसमें किसके बीच में कंपेयर कर रहा है, फूड या तो कार्स, है ना, फूड वर्सेस कार्स। बोला गया है कि पहले क्या था कि फूड वर्सेस फ्यूल, एक नया डायलेमा आया था जिसमें क्या करते थे कि फूड में जो भी खाने वाला चीज जैसे शुगर केन, राइस, मेज, पाम, सोयाबीन ऑयल एक्सेट्रा, जो क्या था खाने के जगह उसको डाइवर्ट करके हम उससे क्या प्रोडक्शन करने लगे थे, इथेनॉल या बायोडीजल। तो उसी तरीके से एक नया डायलेमा आया है जो क्या, फूड वर्सेस कार्स। अब हम कार्स की बात क्यों कर रहे हैं, आपको पता है कि फास्फोरस जो है जो किस में यूज किया जाता है, डीएपी में, है ना, जिसमें फास्फोरस कितना होता है, 46% होता है। तो उसका जो न्यूट्रिशन क्रॉप को दिया जाता है, तो ये फास्फोरस का यूज जो है हम लिथियम आयन बैटरी बनाने में भी यूज करने लगे हैं। तो उससे क्या हो रहा है कि हमारा एक चंक ऑफ फास्फोरस जो है कहाँ डाइवर्ट हो जा रहा है, लिथियम आयन बैटरी में। तीन तरह का बैटरी बोला गया है कि बहुत फेमस है। एक होता है LFP, जिसको क्या बोलते हैं, लिथियम आयन फास्फोट, जिसको लिथियम आयरन और फास्फोट ये बैटरी होता है। एक होता है NMC, ठीक है, निकल मैंगनीज कोबाल्ट ऑक्साइड, और एक होता है NCA, जिसको हम क्या बोलते हैं, निकल कोबाल्ट एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो ये तीन तरह का बैटरी जो होता है लिथियम आयन के द्वारा, उसमें जो है सबसे ज्यादा यूज क्या किया जाता है, फास्फोरस। तो वही बोला गया कि देयर इज ए लूमिंग फूड वर्सेस कास्ट डायलेमा विच इज लिंक्ड टू फास्फोरिक एसिड। तो आपसे पूछा जाए कि जो फूड वर्सेस कार्स का जो डायलेमा है उसमें किससे लिंक्ड है, तो वो क्या है, फॉस्फोरिक एसिड से लिंक्ड है। ये ध्यान रखिएगा, जो कहाँ यूज किया जाता है, डाई अमोनियम फॉस्फेट, जिसको हम क्या बोलते हैं, DAP, डाई अमोनियम फॉस्फेट, जो क्या है इंडिया में सबसे ज्यादा दूसरे नंबर पे कंज्यूम होने वाला फर्टिलाइजर है। पहले नंबर पे कौन है, पहले नंबर पे हम लोग सबसे ज्यादा फर्टिलाइजर यूज करते हैं वो है यूरिया। दूसरे नंबर पे हम यूज करते हैं DAP। DAP को क्या कहते हैं, डाई अमोनिया फॉस्फेट। उसी में क्या यूज होता है, 46% फॉस्फोरिक एसिड यूज होता है। ठीक है, तो बोला गया है कि इंक्रीजिंगली फाइंडिंग इट्स वे टू द प्रोडक्शन ऑफ बैटरीज फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो ईवीज आ रहे हैं उसमें भी हम ज़्यादा यूज कर रहे हैं। ठीक है, आपको बता दिए कि 46% जो है फास्फोरस यूज किया जाता है DAP में, जो क्या करता है कि जो क्रॉप है उसका न्यूट्रिशन देता है अर्ली ग्रोथ स्टेज पे, रूट और सूट डेवलपमेंट में। जो P है ना, P कम्स फ्रॉम फास्फोरिक एसिड विच इज मैन्युफैक्चरिंग फ्रॉम रॉक फॉस्फेट से। रॉक फॉस्फेट का जो ओर होता है उससे ये मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है आफ्टर ग्राउंडिंग एंड रिएक्टिंग विद सल्फ्यूरिक एसिड। उसको ग्राउंडिंग और सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करवाने के बाद हम क्या बनाते हैं, फास्फोरस बनाते हैं, फास्फोरिक एसिड बनाते हैं। ठीक है, अब बोला गया कि जो फास्फोरिक एसिड है वो किसका सोर्स है, लिथियम आयन जो है फास्फोरेट होता है LFP। आपको बताए थे कि लिथियम आयरन फास्फेट है, उसमें भी जो P है वो P का मतलब क्या होता है, फास्फोरिक एसिड होता है। ठीक है, जिसका सप्लाई 40% ग्लोबल ईवी कैपेबिलिटी में 2023 में डिमांड जो था 40% रहा, अप फ्रॉम द मॉडेस्ट 6% इन 2020। 2020 में जो 6% डिमांड था वो 2023 में डिमांड बढ़ के कितना हो गया, 40%, मतलब 34% का इंक्रीज हो गया क्या, डिमांड। तो गेनिंग मार्केट जो है उसमें क्या होगा, पहले जो था मार्केट NMC निकल बेस्ड, और NC आपको बताएं कि निकल कोबाल्ट एल्यूमिनियम, और NMC क्या होता है, निकल मैग्नीज कोबाल्ट ऑक्साइड। उसके जगह पे अब डिमांड किसका आ गया है, LFP बैटरी का। क्यों आ गया है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद हो जाता है, इसको बार बार रिचार्ज करने में अच्छा हो जाता है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि जो लिथियम आयन बैटरी का फर्स्ट टाइप आयरन फास्फोरेट एज ए रॉ मटेरियल, है ना, जो कैथोड के रूप में यूज करते हैं पॉजिटिव इलेक्ट्रोड में, और अदर मोर एक्सपेंसिव निकल मैग्नीज कोबाल्ट एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड। अगर हम बात करें इंडिया में इसका इम्प्लीकेशन क्या है कि क्यों हम नहीं चाह रहे हैं, तो आपको पता है कि इंडिया में 10.5 से 11 मिलियन टन जो है DAP एनुअली कंज्यूम करते हैं। नेक्स्ट ओनली 35.5 मतलब 35.5 से 36 मेट्रिक टन जो यूरिया यूज करते हैं। मोर देन हाफ ऑफ विच सप्लाई जो कहाँ से करते हैं, हम लोग इंपोर्ट करते हैं चाइना से, सऊदी अरेबिया से, मोरक्को से, रशिया से, और कुछ दूसरे कंट्री से। हम उससे ज़्यादा जैसे जितना भी यूज कर रहे हैं ना, 10.5 से 11 मिलियन टन हम यूज कर रहे हैं क्या, DAP, 35.5 से 36 मिलियन टन हम यूज करते हैं यूरिया। उसका आधा जो है हम प्रोड्यूस ना करके हम क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं दूसरे कंट्री से, चाइना, सऊदी अरबिया, मोरक्को, रशिया, इस सब से। ठीक है, तो उसमें बोला गया है
कि जो इंडिया जो इंपोर्ट करता है फास्फोरिक एसिड मेनली कहाँ से करते हैं, जॉर्डन, मोरक्को, सेनेगल और तुनिशिया से। ठीक है, ये तो हम आपको क्या बोले, डीएपी और यूरिया इकट्ठे। लेकिन अगर हम बात करें फास्फोरिक एसिड की, तो हम जॉर्डन, मोरक्को, सेनेगल और तुनिशिया से हम इंपोर्ट करते हैं क्या, फास्फोरिक एसिड। और रॉक फॉस्फेट जो है मोरक्को, टोगो, अल्जीरिया, इजिप्ट, जॉर्डन और यूएई से हम करते हैं, है ना, फॉर द डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ डीएपी, कि डीएपी हम डोमेस्टिकली जो प्रोड्यूस करते हैं उसके लिए। ठीक है, और 2022-23 में अगर हम देखेंगे कि इंडिया जो है इंपोर्ट कितना क्या है, डीएपी 6.7 मिलियन टन, है ना, और 2.7 मिलियन टन हम फास्फोरिक एसिड किए हैं, और 3.9 मिलियन टन, 3.9 मीट्रिक टन जो है रॉक फॉस्फेट के, सॉरी मिलियन टन हम बोलते हैं, ये क्या होगा, ये होगा मिलियन टन, हाँ सही तो है, मिलियन टन जो है डीएपी, हम 6.7 मिलियन टन डीएपी इंपोर्ट किए हैं, 2.7 मिलियन टन फास्फोरिक एसिड और 3.9 मिलियन टन हम क्या, रॉक फॉस्फेट इंपोर्ट किए हैं, जो क्या बनाएगा 10 बिलियन प्लस इंपोर्ट करेंगे हम तब बनेगा, इंक्लूडिंग इंपोर्ट्स ऑफ द अदर आउटपुट नेमली अमोनिया एंड सल्फर और सल्फ्यूरिक एसिड। बट इसको हम बायोफ्यूल को क्रिएट करने के लिए अल्टरनेटिव मार्केट में हम फूड ग्रेन जैसे शुगर केन, वेजिटेबल ऑयल, मर्चेंट ग्रेड फास्फोरिक एसिड, ये सब का यूज करते थे। उसी तरीके से जो फर्टिलाइजर है जिसमें 54% जो पी है ना, फास्फोरिक एसिड है, उसको हम यूज करेंगे एप्लीकेशन कहाँ बनाने में, ईवी का जो बैटरी होता है कैथोड रे जो पॉजिटिव बनता है उसके लिए, फर्दर प्यूरिफिकेशन के लिए। इसके लिए बोला गया कि दिस इज ऑलरेडी बीइंग सीन इन चाइना, जो चाइना में देखा गया है कि 2/3 ऑफ द ईवी सोल्ड इन 2023, है ना। तो यही एक अलार्मिंग सिचुएशन जिसके बारे में बोला गया है कि लूमिंग चैलेंज क्या हो जाएगा कि जो डीएपी जो हम इंपोर्ट करेंगे 1.9% अगस्त, और इसमें बोला गया कि जो रबी फेस जो होता है उसमें ज़्यादा डीएपी का जरूरत होता है, और जो हमारा जो जब धान लगता है खरीफ, तो उसमें क्या होता है, उसमें थोड़ा कम डीएपी का जरूरत होता है। तो हम जो रबी के समय में जो यूज करेंगे उसमें हम फर्टिलाइजर के रूप में यूज कर देंगे, और जो खरीफ के समय में हम इंपोर्ट करते हैं उसको हम क्या करेंगे, बैटरी बनाने में यूज करेंगे। यही वे फॉरवर्ड भी दिया गया है। ठीक है, इसको खुद से एक बार पढ़ लीजिएगा। आपको मेन समझाना क्या था कि जो डायलेमा है फूड वर्सेस कार का, है ना, जो पहले क्या था फूड वर्सेस फ्यूल का, है ना, वो चेंज होकर फूड वर्सेस कार में आ गया है कि कार में बैटरी के लिए क्या चाहिए, फास्फोरिक एसिड, और हमको फर्टिलाइजर बनाने के लिए भी डीएपी बनाने के लिए क्या चाहिए, फास्फोरिक एसिड। उसी के बारे में बताया गया। ठीक है, बाकी कुछ नहीं था। ये एक टेबल 1 में है जिसमें इंपोर्ट दिखाया कि डायमोनियम फास्फोट जो है वो हम कितना इंपोर्ट करते थे, और रॉक फॉस्फेट जो माइन है उसमें। तो 2022 और 23 में देखिएगा कि 2020-21 से 23-24 का दिया गया है कि टोटल पहले 58 करते थे, अब वो 55.96 हो गया है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा हम कहाँ से कर रहे हैं, चाइना से, उसके बाद फिर सऊदी अरेबिया से, मोरक्को से, और फिर रशिया से। और टॉप रॉक फॉस्फेट की अगर हम बात करें तो उसमें भी हम क्या कहाँ से यूज कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा चाइना से, मोरक्को से, यूएस से, और फिर रशिया से। ठीक है, अगले आर्टिकल पे चलते हैं। अगला आर्टिकल क्या है कि बिहाइंड टाइफून यागी, आपको पता है बोला गया है कि टाइफून यागी जो है मोस्ट पावरफुल स्टॉर्म इन एशिया, इस साल का सबसे पावरफुल तूफान जो आया एशिया में वो कौन सा रहा, टाइफून यागी। ये ध्यान रखिएगा, टाइफून यागी, YAGI, टाइफून यागी। तो बोला गया कि मिलियन ऑफ पीपल इन साउथ ईस्ट एशिया में जो हैं वो स्ट्रगल कर रहे हैं किससे, टोरेंशियल रेन से, फ्लड से, लैंडस्लाइड से, और उसमें एक नया ट्रिगर आ गया क्या, टाइफून यागी, जो क्या है स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रॉपिकल साइक्लोन इन एशिया सीन इन दिस ईयर एंड सेकेंड मोस्ट पावरफुल स्टॉर्म इन वर्ल्ड आफ्टर हरिकेन व्रेल। ठीक है, तो ये जो है वो क्या कहाँ कहाँ इंपैक्ट किया वो देखेंगे, फिलीपींस, चाइना, लाओस, म्यांमार, थाईलैंड, है ना, जिसमें सबसे ज़्यादा जो हिट किया वो हिट किया वियतनाम में। ठीक है, सबसे ज़्यादा हिट किया वो वियतनाम में। बोला गया वहाँ 233 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं, और अब टोटल देखा गया तो 300 से ज़्यादा लोग लास्ट वीक में मारे गए हैं। अब ये बोला गया कि ट्रॉपिकल साइक्लोन कैसे बनता है, ये आप लोग सब ज्योग्राफी में पढ़े होंगे कि क्या होता है जब ओशियन इक्वेटर के नज़दीक जो ओशियन होता है वो पानी गर्म होता है, और जब वो पानी गर्म होते होते वहाँ का ऊपर का जो एयर है ना, वो भी क्या होता है, व्हेन द वार्म मोस्ट एयर ओशन सरफेस राइजेज अप, और वो जब गर्म होने के बाद क्या होता है टेंडेंसी कि जो भी गर्म चीज़ होती है वो ऊपर उठती है हल्की होने के बाद। तो जब ऊपर उठती है तो ऊपर में क्या बनता है, लोअर एयर प्रेशर एरिया इज फॉर्म्ड बिलो, और नीचे क्या बनेगा, लो एयर अर्थ प्रेशर, और ऊपर में क्या बनेगा, हाई प्रेशर। तो इसी के कारण जो एयर जो होता है वो हाई प्रेशर रशेस इनटू द लो प्रेशर एंड इवेंचुअली राइजिंग आफ्टर इट ऑल्सो बिकम वार्म एंड मॉइस्ट। उसके बाद क्या होता है कि वार्म मॉइस्ट एयर राइज होता है, जो गर्म और मॉइस्ट एयर है वो राइज होता है, और इट कूल्स डाउन, और वही क्या बनता है, वो क्या बनाता है, बादल बनेगा, क्लाउड बनेगा, और थंडर स्टॉर्म, है ना, जो ठंडा हवा ऊपर जाने का जब ठंडा होता है तो वही क्लाउड बनता है और थंडर स्टॉर्म के रूप में बनता है, जिससे क्या होता है होल सिस्टम ऑफ क्लाउड एंड विंड्स गेन स्ट्रेंथ और मोमेंटम उसको मिल जाता है, जिसके कारण वो हीट ओशियन को हीट और वाटर इवोपरेट करके सरफेस से ले जाता है और वो बारिश करती है।
बोला गया है कि जब वीकेस्ट ट्रॉपिकल साइक्लोन होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रॉपिकल डिप्रेशन बोल देते हैं। जब वीकेस्ट ट्रॉपिकल साइक्लोन होता है, कमजोर होता है, जब बहुत ज़्यादा पानी वो नहीं ले गया, बहुत ज़्यादा उसमें क्लाउड नहीं बना, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रॉपिकल डिप्रेशन बोलते हैं। और ये जो डिप्रेशन, इफ ए डिप्रेशन इंटेंसिफाई सच एज मैक्सिमम सस्पेंडेड विंड्स 39 मिल ये माइल पर आवर, मतलब कि 63 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चला, तब उसको क्या बोलेंगे, ट्रॉपिकल डिप्रेशन। ए ट्रॉपिकल साइक्लोन कब बन जाता है, क्या बोल रहा है कि इट्स मैक्सिमम सस्पेंडेड रीचेज, जब वो 63 किलोमीटर पर आवर बनता है। द ट्रॉपिकल बिकेमे, जब इससे ज़्यादा जैसे ही हुआ तो जो ट्रॉपिकल डिप्रेशन है वो क्या बन जाता है, ट्रॉपिकल स्टोर्म बन जाता है। किसके हिसाब से, नेशनल ओशियनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से डिटरमाइन किया गया है। और बोला गया कि सस्टेन विंड स्पीड एज मेजर्ड बाई सफीर सिम्पसन हेरिकेन विंड स्केल। और इस कैसे मापा जाता है, साइंस एंड टेक का आपका सवाल बन जाता है यहाँ से कि सफीर सिम्पसन हरिकेन विंड स्केल, इससे क्या किया जाता है, विंड स्पीड मापा जाता है, किसका, साइक्लोन का, ठीक है, हरिकेन का। बोला गया कि इसको 5 कैटेगरी में बांटा जाता है, कैटेगरी 1 से 5 तक में, जिसमें कैटेगरी 1 जो होता है वो ट्रॉपिकल साइक्लोन होता है, जो क्या करता है, 119 से 153 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से हवा चलती है। और कैटेगरी 5 में जो ट्रॉपिकल साइक्लोन होता है वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होता है, और उसमें जो हवा है वो 252 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से या उससे भी ज़्यादा चलती है, उसको हम कैटेगरी 5 में रखते हैं। उसका जो मेजरिंग यूनिट है वो क्या है, सफीर सिम्पसन हेरिकेन विंड स्केल। कैटेगरी 1 to 5 में बांटा गया है। कैटेगरी 1 में जो होता है 119 से 153, और कैटेगरी 5 में जो होता है 252 किलोमीटर पर आवर या उससे ज़्यादा जब चलती है उसको हम कैटेगरी 5 में रखते हैं। उसके बाद बोला गया कि स्टॉर्म दैट रीचेज कैटेगरी 3 एंड हायर और कंसीडर्ड मैन्युफैक्चर, ये क्या है, मेजर ट्रॉपिकल साइक्लोन ड्यू टू देयर पोटेंशियल टू इनसिग्निफिकेंट डैमेज। उसका वही बोला गया है कि हाउ डिड टाइफून बिकेम द स्ट्रॉन्गेस्ट स्टॉर्म इन एशिया, कि सितंबर 1 को वो क्या क्या हुआ, ये बस ध्यान रखना आपको कि जो टाइफून यागी है वो सबसे पावरफुल एशिया में रहा। ये कहाँ कहाँ हिट किया, फिलीपींस, चाइना, लाओस, म्यांमार, थाईलैंड, एंड सबसे ज़्यादा जो हिट किया वो क्या है, वियतनाम में। ये ध्यान रखना है, ये आप खुद पढ़ लीजिएगा, आप सब पढ़े ही होंगे, आपको बता भी देगी कैसे बनता है ना, उसका यूनिट क्या होता है, कैसे मापते विंड को, कौन कौन कैटेगरी होता है, बाकी खुद से इसको पढ़ लीजिएगा, बहुत आसान है। व्हाट इज द रोल ऑफ क्लाइमेट चेंज, वो साइंटिस्ट बोला है कि हाँ उसके कारण बहुत ज़्यादा ओशन हीट हो जा रहा है, जिसके कारण बहुत ज़्यादा पानी वो पकड़ ले रहा है, तेज हवा बन जा रहा है ना, लो प्रेशर हाई प्रेशर के कारण, ठीक है। क्वेश्चन ऑफ द डे में आप देखेंगे कि इंडिया के पहले स्पेस टूरिस्ट कौन बने हैं जो इंडिया से रहे हैं, 4 ऑप्शन में आपको बताना है। दूसरा सवाल जो है कि फर्स्ट टाइम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है अलाउ किया था कौन से एज ग्रुप के लोग को जो अपने घर से ही कर सकते थे वॉलेट का, ये क्या आपको पता है कि कास्टिंग वोट जाके बूथ पे करना पड़ता है, लेकिन ऐसे कौन से एज ग्रुप को पहली बार इलेक्शन कमीशन के द्वारा बोला गया कि अपने घर से ही वो क्या कर सकते हैं, वॉलेट कास्ट कर सकते हैं, आपको ये बताना है, ठीक है। उसके बाद आज हम है ना न्यूज़ में देखेंगे, प्लेसेस इन न्यूज़ में हम देखेंगे कि ईरान को, ईरान में क्या है कि ईरान के जो प्रेसिडेंट हैं वो बोला जा रहा है कि अटेंड करने जाएंगे ब्रिक्स समिट। आपको पता है ब्रिक्स, पहले ब्रिक था, है ना, BRIC, ब्रिक था पहले, है ना। इसका आइडिया किसका था, जिम ओनेल का, ठीक है। 2009 में इसका पहला समिट होता है कहाँ, रशिया में। उसका 2010 में ये ब्रिक्स बन जाता है, ठीक है। वो कौन, साउथ अफ्रीका ज्वाइन कर लेता है ये कंट्री, ठीक है। उसके बाद 2024 में 1 जनवरी 2024 को 4 कंट्री ज्वाइन करती है, कौन कौन सी, ईरान, इजिप्ट, इथियोपिया एंड UAE। फिर से आपको हम बता रहे हैं ब्रिक था पहले, ठीक है। जिम ओनेल का ये आइडिया था कि 4 जो बिग एशिया के कंट्रीज है उसको मिला के हम बनाएंगे, ठीक है। 2009 में साउथ अफ्रीका ज्वाइन करती है तो ब्रिक्स बन गया। 2024 में 1 जनवरी 2024 को 4 कंट्री और ज्वाइन करती है, कौन कौन सी, ईरान, इजिप्ट, इथियोपिया एंड UAE। पहले से कौन कौन सी कंट्री थी, ब्रिक्स का एक एक्रोनिम है जिसको क्या है, B फॉर ब्राजील, R फॉर रशिया, I फॉर इंडिया, C फॉर चाइना एंड S फॉर साउथ अफ्रीका। तो पहले से 3 2 5 कंट्रीज और अभी से फिर 4 कंट्री, तो अभी कितना, 9 कंट्री का ये मेंबर हो गया है ब्रिक्स, ठीक है। कौन कौन सी, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका और ईरान, इजिप्ट, इथियोपिया एंड UAE। ये क्या है, एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। तो उसी के लिए बोला गया है कि ईरान के जो प्रेसिडेंट है वो अटेंड करने जाएंगे ब्रिक्स समिट को, कहाँ, रशिया, ठीक है। तो हम आज देख लेते हैं मैप में ईरान को, ईरान है कहाँ। तो ईरान की जो आपको बता देते हैं कि ईरान का जो ऑफिशियल नेम है वो क्या है, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान, जिसको हम पहले क्या बोलते थे, पर्शिया बोलते थे, ठीक है। पर्शिया ये एशिया का 6th लार्जेस्ट कंट्री है, ठीक है। इसका अगर नेबर कंट्री की बात करें तो ऊपर से देखेंगे यहाँ पे अजरबैजान है, ठीक है, ये भी इसका बॉर्डर शेयर करती है, अर्मेनिया, तुर्की, सीरिया करती है, जी नहीं, इराक करती है, जी हाँ, इराक करती है। इराक के बाद आप देखेंगे यहाँ पे क्या जाता है, पर्शियन गल्फ, ये पूरा में आ जाता है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, गल्फ ऑफ ओमान है, गल्फ ऑफ ओमान आ जाएगा। उसका इधर से देखेंगे तो तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान,
पाकिस्तान और इंडिया करती है? जी नहीं, इंडिया हम इसके साथ बॉर्डर शेयर नहीं करते हैं। अगर हम बात करें कैपिटल ईरान की, तो आपको बताना है ईरान का कैपिटल कहाँ है, ठीक है। उसके बाद हम ईरान में कुछ कुछ ऐसा जगह है जो ध्यान में रखना है। पहले तो दस्ते लूट और दस्ते काबिर, ये दोनों क्या है, ये वहाँ का डेजर्ट है। ये ध्यान रखना है कि दस्ते काबिर और दस्ते लूट कहाँ है, ईरान में है। उसके बाद आपको पता है कि हम लोग चाबार पोर्ट यहाँ डेवलप कर रहे हैं। उसके बाद बंदर लागेन, बंदर बुशेर, ये सब जो ये जगह है उसको आपको ध्यान में रखना है, ये बॉर्डर एरिया के हिसाब से, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट दस्ते काबिर और दस्ते लूट ही हो जाता है, ये दोनों ध्यान रखिएगा। तो ये आपका बॉर्डर एरिया हो गया है ना, मिडिल ईस्ट का जो ध्यान रखना है, ठीक है। एशिया का जो ये ईरान इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ईरान में इस बार न्यूज़ में भी था, इसलिए ईरान का जो भी कैपिटल नेबरिंग स्टेट्स हैं, नेबरिंग कंट्रीज है, उसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। सो आज का डिस्कशन यहीं पे खत्म होता है। थैंक यू सो मच।